नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अंतिम वीडियो में अपन ने भारतीय संविधान के संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। आज अपन जिस पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्रोत का मतलब है, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो क्या मतलब है भारतीय संविधान के उधार के थैले से? इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में अपन ने जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और अनुच्छेदों की अपन बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियां अपने को पढ़नी होती हैं और इनके अलावा एक प्रस्तावना है। ये अपन भारतीय संविधान का मतलब समझते हैं सीधी सीधी भाषा में। तो ये जो 395 अनुच्छेद हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद की मौलिकता नहीं है, बल्कि अपन ने और देशों से ली है। अपन ने भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, या 1946 लिखा हुआ है, इसको 1935 करना है। 1935, इस 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे टोटल, और इस 321 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यानी लगभग 2/3 प्रावधान, लगभग 2/3 प्रावधान जो कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित थे, उनको अपन ने एज इट इज शामिल कर लिया। कहाँ पर? अपने संविधान के अंदर। तो ऐसे अपन ने कहाँ से सोर्सेज लिए हैं, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है कि ये खुद की मौलिकता नहीं है। अपन ने कुछ अमेरिका के संविधान में अच्छा लगा, अपन ने वहाँ से ले लिया। कनाडा के संविधान में अच्छा लगा तो हमने वहाँ से भी चीज़ें ले ली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले ली, फ्रांस के संविधान से ले ली। अब ले तो ली, लेकिन अपने लिए प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि क्या अपन ने किस देश से लिया है, ये प्रश्न अपने बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना की। जो अपने को अच्छा लगा वो अपन ने ले लिया। तो बिना टाइम वेस्ट करें अपन सीधे टॉपिक पर आते हैं कि क्या क्या अपन ने कहाँ से लिया है। पहला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 करना है, इसको 1946 नहीं है। ये हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। यदि प्रश्न भी आता है कि सबसे ज़्यादा अपन ने कहाँ से अपने संविधान में कुछ लिया है, क्या है स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, या सबसे ज़्यादा अपन ने अपने संविधान में अनुच्छेद जो शामिल किए हैं वो कहाँ से शामिल किए हैं, तो मैंने आपको बताया कि 321 में से 250 अनुच्छेद, या यूँ कहो ये जो 395 अनुच्छेद हैं इसमें 250 अनुच्छेद अपन ने यहाँ से लिए हैं। यहाँ से ये 250 एज इट इज़ अपन ले लिए। तो हमारे संविधान के 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार शासन अधिनियम, इसमें प्रावधान लिए तो क्या क्या लिए हैं? संघीय ढांचा। संघीय ढांचे का क्या मतलब होता है कि केंद्र और राज्य इनमें शक्तियों का बंटवारा किया हुआ होता है, इसको कहा जाता है संघीय ढांचा, संघात्मक ढांचा। केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य को भी होता है। केंद्र में भी एक सरकार होती है, राज्य में भी सरकार होती है, ये होता है संघात्मक ढांचा। यानी शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से होता है कि कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। परिभाषा तो यही है, लेकिन भारतीय संविधान एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है। अब यदि अमेरिकी संविधान के बारे में अपन ले तो वहाँ केंद्र इक्वल टू राज्य है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का समान बंटवारा किया गया है। अपने थोड़ा सा झुकाव है ना, वो केंद्र की तरफ हो जाता है। तो एकात्मकता और संघात्मकता का मिश्रण है भारतीय संविधान। 1935 के अधिनियम से अपन ने द्विसदनीय व्यवस्था ली है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि अपनी जो विधायिका है इसमें 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था जो थी ये 1935 के अधिनियम में इसका प्रावधान था। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई इसमें। इसका क्या मतलब है प्रांतीय स्वायत्तता का? कि पहले प्रांतों 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन था। सॉरी, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन था, फिर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी केंद्र में द्वैत शासन आ गया। 1935 के अधिनियम से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। अब वहाँ भी प्रांतों में क्या था? विधायिकाओं का निर्माण किया जा सकता है, विधायिकाएं बनाई जा सकती हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो अपन देखते हैं ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया।
राज्यपाल को वीटो की शक्ति, वीटो, ठीक है, गवर्नर को वीटो जारी करने की, वीटो की शक्ति क्या होती है, अपन राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ेंगे, अनुच्छेद 100, राष्ट्रपति वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 में है, ठीक है। तो क्या राज्यपाल भी वीटो कर सकता है? तो राज्यपाल की वीटो की शक्ति, देखो राज्यपाल क्या है, जो गवर्नर था, गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं, और वहाँ गवर्नर की पावर थी, तो यहाँ पर वीटो शक्ति है ना, राज्यपाल की जगह पे आप राष्ट्रपति कर सकते हो, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, ये भी 1935 के अधिनियम से लिया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का प्रावधान वैसे तो आप देखेंगे 1919 के अधिनियम में था, 1921 में स्थापित भी कर दिया गया था, लेकिन जो अपन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग देखते हैं, 1919 के अधिनियम में केवल लोक सेवा आयोग था, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। वर्तमान में भी आप देखते हैं कि केंद्र में एग्जाम कराने के लिए, परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, लेकिन इस संघ लोक सेवा आयोग में और आज वाले संघ लोक सेवा आयोग में एक अंतर है। ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसमें संघ के लिए वर्ड आता था फेडरल, और आज जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके लिए वर्ड आता है यूनियन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर वर्ड था फेडरल सर्विस कमीशन। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान जो अपन कहाँ देखते हैं, अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, जिनको अपन टीएसपी एरियाज बोलते हैं। आपातकालीन प्रावधान भी हैं, वो भी अपन ने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में है, और भाग जब भी आप लिखो तो ऐसे भी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हुआ आता है, क्योंकि जो मूल संविधान है उसमें ये भाग रोमन लिपि में लिखे गए हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो आप कम से कम ऐसे रोमन लिपि में 22 तक तो लिखना सीख लीजिए, मेरी आपको इंडिविजुअल राय है। तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका, न्यायपालिका में क्या, संघीय न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी अपन ने 1935 के अधिनियम से लिया है। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट भी अपन ने 1935 के अधिनियम से लिया है। हालांकि समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो जब प्रश्न आता है तो अपने पास में ऑप्शन भी होता है ऑस्ट्रेलिया, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्या होती है समवर्ती सूची, अगर नहीं आपको पता है तो 7वीं अनुसूची अपन पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि जब पूछे सामवर्ती सूची अपन ने कहाँ से ली है और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को ऑप्शन मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, जो कि इसका सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। के की बात करते हैं अपन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका भी जो प्रावधान है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1935 के अधिनियम से लिया गया। के का जो वर्णन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में है। फिर अपन बात करते हैं ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले अपन ने लास्ट वीडियो में भी बात की थी अपन ने कि संसदीय शासन व्यवस्था अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन की विशेषता है। द्विसदनीय व्यवस्था देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 आया कहाँ से, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन की बहुत सारी चीज़ें अपन ने ले ली, क्योंकि 250 अनुच्छेद अपन एज इट इज लिए हैं। द्विसदनीय व्यवस्था की अपन बात करें तो ब्रिटेन में भी जो विधायिका है उसका भी नाम संसद है। वहाँ भी 2 सदन होते हैं, एक तो है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन जो कि अपने लोकसभा के जैसे है, यानी अपना लोकसभा वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ का लॉर्ड सभा, और अपने लॉर्ड सभा के जैसे है राज्यसभा, ठीक है, लॉर्ड सभा के जैसे राज्यसभा। मंत्री परिषद को निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, देखो जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर मंत्री परिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, ये तो महत्वपूर्ण विशेषता। फिर अपन बात करते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है ही। विधायी प्रक्रिया, ये भी अपन ने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से लिए विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि कानून कैसे बनता है, कानून बनने की जो प्रक्रिया है वो अपन ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखो संघात्मक राज्यों की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, जैसे दोहरी नागरिकता का एग्जाम्पल अपन ले, यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है,
संघात्मक राज्य, जो पूर्ण रूप से संघात्मक राज्य है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता और अच्छे से आप मतलब समझे तो जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो ये मान लीजिए एक तो मैं भारत का नागरिक हूँ और दूसरा मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, वो होगी दोहरी नागरिकता। लेकिन एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट कि हम किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ये एकल नागरिकता है। रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति किसकी, न्यायालयों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये ध्यान रखना है अपने को। विधि के समक्ष समानता, ये भी अपन ने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता अपन ने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने जापान के संविधान से ली है, इसको उठा देना ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने जापान के संविधान से ली है। फिर अपन आगे देखते हैं, अग्रेता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत चर्चा में आजकल, ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजेता घोषित कर देते हैं अपन। बहुमत का मतलब ये होना चाहिए, बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, आधे से ज़्यादा लोग जिसका समर्थन करें उसे बहुमत समझा जाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पे व्यवस्था क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे 100 वोट हैं। अब 100 वोट में 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने मत प्राप्त किए हैं 10, दूसरे ने प्राप्त किए हैं 20, एक ने 5 ही मत प्राप्त किए, एक ने 15 मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने 30 मत प्राप्त कर लिए और एक व्यक्ति ने, जो बाकी बच गए इसमें से 20, 10, 30, 5, 35, 35, 15, 50, 30, 80, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति और है जिसने मत प्राप्त किए हैं। इसने 19 मत प्राप्त किए हैं और एक व्यक्ति ने 1 मत प्राप्त किया है। अब होना तो ये चाहिए कि 100 वोट हैं तो जिसे 51 मत मिलेंगे वो विजेता होना चाहिए, यानी जनता बहुमत उसके साथ है। लेकिन इस व्यक्ति ने 20 वोट ही प्राप्त किए और 20 वोट प्राप्त करते ही विजेता बन गया। 20 वोट प्राप्त करते ही ये विजेता बन गया। ये है अग्रता ही विजेता। अब यानी 80 लोग ऐसे हैं जिसने इस व्यक्ति को वोट नहीं दिया है, लेकिन ये 80 लोग हैं ना, इनको भी अब इसकी बात माननी पड़ेगी। इन 20 आदमियों की या फिर ये जो विजेता बन गया है इसकी बात माननी पड़ेगी। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये अपन ने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, आप देख लेना, याद हो जाएंगे। और ये ऐसे याद नहीं होंगे, आपको मैं ये भी बता दूं, ये तो क्या है कि टॉपिक बीच में था तो फिर देना ज़रूरी हो गया था। लेकिन तरीका ये होता है कि जब अपन पढ़ रहे हो, जैसे मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तब अपन ये पढ़ें कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो याद हो जाता है। मूल कर्तव्य पढ़ें, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रपति पढ़ें तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। ऐसे अपन पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होंगी। तो मेरा कहना ये है कि पूरा संविधान आप पढ़ लो, उसके बाद में आप ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपने को याद होएगा। फिर अपन ने अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं वो देखते हैं। अमेरिका से अपन ने स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली है, क्या होता है वो देखेंगे अपन आगे। PIL जनहित याचिका, ये भी अमेरिकी संविधान से ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ये भी अपन ने जो अनुच्छेद 61 में आती है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जिसे अपन महाभियोग बोलते हैं, महाभियोग शब्द का वर्णन संविधान में केवल और केवल किसको हटाने के लिए है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। न्यायाधीशों को और इनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं लिखा गया है। संविधान में इनके लिए विशेष प्रक्रिया शब्द लिखा गया है, विशेष प्रक्रिया। और इनमें अंतर भी होता है। कहने को ये होता है कि ये जो हटेंगे, चाहे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे उपराष्ट्रपति को, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चाहे उच्च न्यायालय को न्यायाधीश, इनके लिए विशेष बहुमत पारित करना होता है। लेकिन इन विशेष बहुमत में भी अंतर होता है कि किस तरीके से विशेष बहुमत पारित होगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाना होता है तो कुल सदन की सदस्य संख्या का 2/3 होता है, जबकि इस विशेष प्रक्रिया में कुल सदन की सदस्य संख्या का 2/3 नहीं होता है, बल्कि इसमें आप देखेंगे कि एक तो साधारण बहुमत इसमें कुछ शामिल होता ही है, मतलब आधे से ज़्यादा सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। और इसमें एक शब्द लिखा हुआ आता है कि जो 2/3 होगा ये प्रेजेंट और वोटर का होगा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी हटते हैं।
तो ये महाभियोग इसलिए कि कुल सदन की सदस्य संख्या का 2/3 है, और ये महाभियोग इसलिए नहीं है, इसको विशेष प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुल सदन की 2/3 नहीं है, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 है। मूल अधिकार भी अपन ने अमेरिकी संविधान से लिया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो भी अपन ने अमेरिका से ली है। विधि का समान संरक्षण जिसका वर्णन आर्टिकल 14 में है, ये भी अमेरिका से लिया है। तो एक तो शब्द आया अपने सामने विधि के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटेन से लिया है। विधि के समान संरक्षण ये भी अनुच्छेद 14 में है, ये अपन ने अमेरिकी संविधान से लिया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे अपन समझेंगे डिटेल में, लॉ LAW। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया है। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है, जो वहाँ का उच्च सदन है सीनेट, सीनेट का सभापति होता है। तो अपने भी जो उच्च सदन है, कौन सा है अपना उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा का सभापति होता है। इस तरह अपन कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये भी अपन ने अमेरिकी संविधान से लिए है। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका के लोग। फिर अपन बात करते हैं कनाडा के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है। कनाडा के संविधान से अपन ने परिसंघीय ढांचा लिया है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है। कल अपन ने एक बात की थी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो अपन ने डाला था उसमें अपन ने बात की थी कि ये प्रावधान था कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रावधान था, उद्देश्य प्रस्ताव में ये प्रावधान था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य के पास रहेगी, वो राज्य के पास रहेगी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है वर्तमान में। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, इस पर सीधा सीधा प्रश्न आता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास देने की बात थी, लेकिन ये राज्यों को नहीं दी गई है, ये केंद्र को दी गई है। अगर राज्यों को दी जाती तो अपन ये कहते कि ये USA से लिया गया प्रावधान है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई है। और ऐसी व्यवस्था कहां पर है? ऐसी व्यवस्था कनाडा में है। फिर बात है राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी अपन ने कनाडा से ली है। हालांकि कनाडा में नियुक्ति शब्द नहीं लिखा गया है, वहाँ पे मनोनयन शब्द लिखा गया है, मनोनीत होते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर नियुक्ति शब्द लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 143 में है। सुप्रीम कोर्ट किसे परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब अपन ये पढ़ेंगे तब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे कि आपको ये तो पता है कि जब सलाह मांगता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य है क्या? तो आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक प्रश्न आता है, आप देखेंगे सभी किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि जिस पर अपना ध्यान नहीं जाता है, और आने वाले टाइम पर ये प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम में। आज तक किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अगला लेवल है ये प्रश्न का कि कौन सी ऐसी सलाह है जो यदि राष्ट्रपति मांगता है सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को वो देनी ही पड़ेगी। एक तो ये है। एक ये है कि कौन सी ऐसी सलाह है जो यदि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दे दी तो प्रेसिडेंट इसको मानने के लिए बाध्य, उसको मानना ही पड़ेगा। ये अपन पढ़ेंगे, ये आपके लिए ट्विस्ट है। आपको पता है तो आप बता देना, नहीं पता है तो आप इसके लिए इंतज़ार कीजिए। जब अपन राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे या फिर अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट का अधिकारिता क्षेत्र पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा। फिर बात करते हैं अपन आयरलैंड की। आयरलैंड जो है, यहाँ से अपन ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की है कि आयरलैंड ने ये नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिए हैं। तो एक बार एक एग्जाम लगी थी जिसमें प्रश्न था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं, सबको पता है। लेकिन आयरलैंड ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे ऑप्शन में था स्पेन। तो यदि कभी ऐसी कंडीशन बन जाए तो अपना भी आंसर स्पेन ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है, जो कि राज्यसभा में अपन 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। ये भी अपन ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं।
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कौन सी निर्वाचन पद्धति? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, एकल स्थानांतरणीय प्रणाली को अपनाया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं अपन। ये सारी चीज़ें अपन ने कहाँ से ली हैं? आयरलैंड के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है अपन ने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर प्रश्न आता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये अपन ने साउथ अफ्रीका से ली है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अपने संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी अपन ने दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है, और यदि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की बात आएगी तो ये अपन ने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या क्या लिया है? तो एक तो अपन ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था, ये अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ पर है संयुक्त बैठक का प्रावधान? अनुच्छेद 108 के अंदर है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखो प्रस्तावना तो अपन ने कहाँ से ली है? प्रस्तावना तो अपन ने ली है अमेरिकी संविधान से, और प्रस्तावना के प्रारूप की बात आएगी तो प्रारूप अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य आर्टिकल 274 और आर्टिकल 304, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, ये भी अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर गणतंत्र से अपन ने क्या क्या लिया है? देखिए ये प्रश्न आता है। एक तो संविधान संशोधन वाला दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और आपातकाल की बात आएगी, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्टेटमेंट दिया हुआ आता है कि आपातकाल में मूल अधिकार हटा दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। वो स्टेटमेंट होगा गलत, क्योंकि आपातकाल वो मूल अधिकार कभी भी नहीं हटते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है इनका, ये हटते नहीं है। तो निलंबित शब्द आएगा तो स्टेटमेंट सही है, और उसके अलावा कोई भी शब्द आए ये गलत है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मूल अधिकार हटते नहीं हैं। फिर अपन आगे पढ़ेंगे फिर मूल अधिकार और आपातकाल में क्या प्रोविजंस है। फ्रांस के संविधान से अपन ने गणराज्य लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये शब्द हैं प्रस्तावना में, ये भी अपन ने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, उसमें इनका उल्लेख था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो हैं ये भी अपन ने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। रूस के संविधान से क्या लिया है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये शामिल किए गए, ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसके द्वारा ये शामिल किए गए। एक तो अलग से भाग बनाया गया, कौन सा? भाग 4 का, और अनुच्छेद बनाया गया 51 का। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। कितने मौलिक अधिकार थे? 10 मौलिक अधिकार थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सीधा सीधा ये भी पूछ लेता है कि न्याय कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है रूस के संविधान में और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने ऊपर बताया था जब अपन ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे तब वहाँ पे भी लिखा हुआ था विधि की स्थापित प्रक्रिया। तो विधि की स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं ली गई है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। अब अपने पास में जब प्रश्न आता है क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है मेंस में, तो ये सब अपने को लिखना पड़ता है स्रोत, कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। फिर बताना है कि इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, और उसके बाद में अपन बताएंगे कि भले ही इसे उधार का थैला कहकर के इसकी आलोचना की जाए, लेकिन वास्तव में ये आलोचना नहीं है। जिनमें भी जो भी अच्छाई होती है वहाँ से अच्छाई को ले लेना कोई गलत बात नहीं होती है। और भारतीय संविधान की गरिमा आज 70 वर्ष के बाद भी बनी हुई है, उसका वो इसी कारण बनी हुई है कि अपन ने जिन देशों के संविधानों में अच्छी विशेषताएँ थी वो अपन ने ले ली। और अब जो बहुत से ऐसे देश हैं जो अपना संविधान जब बनाते हैं तो भारतीय संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनको वहाँ बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है, जैसे नेपाल ने ऐसा किया, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। तो ये बात अपने को लिखनी है उसमें
और उसके अलावा बहुत सारे देश भारतीय संविधान का अनुसरण कर रहे हैं, अपने संविधानों में संशोधन कर रहे हैं, उसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं को शामिल कर रहे हैं। ये है भारत के संविधान की स्रोतों के बारे में अपन ने पढ़ा कि क्या क्या सोर्सेज हैं। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रस्तावना की क्लास लेंगे, प्रस्तावना का वीडियो आपको मिलेगा और बहुत ही जल्दी मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।